परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब सरेंडर कर दिया, इनकी तरफ से पाकिस्तान के ए.के. नियाजी ने जब टेबल पर बैठकर ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपनी सेना के साथ, हजारों की, लाखों की सेना के साथ इस तरह का सरेंडर किया, तब जाकर के पाकिस्तान का टुकड़ा हमने किया। तब जाकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, इनके गिरफ्तार सैनिकों को वापस भेजा और भारत ने अपनी युद्ध पताका लहराई। साथियों, ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्लान किया था, लेकिन इतनी शर्मिंदगी के साथ सरेंडर होकर लौटना पड़ा। आज वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने बनाया था, बांग्लादेश को लिबरेट किया था, लेकिन आज यहां पर इस प्रकार के कबूतर राज कर रहे हैं जो अपना इतिहास भूल चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर केवल तरस आता है, मन करता है कि इन्हें आशीर्वाद दे दें कि जाओ बेटा, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे फिर से मना दें। लेकिन अब करें क्या, इस इंतजार में कि ये एक दिन फिर सुधरेंगे, ये लोग एक दिन वापस रास्ते पर आएंगे। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं जब बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, भारत हो सके तो उसे रद्द कर दे, कहे कि अब पूर्वी बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, अब हम एक हैं और पूरा बंगाल हमारा है। जो पाकिस्तान इतना पावरफुल अंदाज में भारत की सीमा में घुसकर एयरफोर्स से बहुत अंदर तक अटैक किया, उस ही पाकिस्तान के कराची को भारतीय नौसेना ने 4 दिन तक जलाया। ऐसा जलाया कि आग की लपटें 60-60 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जब जब हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं, पाकिस्तान को बहुत जख्म पहुंचाते हैं, क्योंकि यह नेवी डे हम इसी खुशी में मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारी नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद किया था, बकायदा ऑपरेशन ट्राइडेंट मनाकर। हम लेकिन उससे पहले भारत की नेवी की इस काबिलियत को आप वीडियो के माध्यम से भी देख लें। अक्सर जब नेवी की बात आती है तो लगता है कि समुद्र में चलने वाले ही जहाज होते होंगे, तो ये यहां पर किस तरह से संभव है कि हवाई जहाज उड़ रहे हों, सबमरीन्स उड़ रही हों, सबमरीन्स तैर रही हों, जमीन के सैनिक लड़ रहे हों, इस तरह की मिसाइल चल रही हों। मेरे प्यारे साथियों, भारत की नेवी दुनिया की टॉप 10 नेवीज में कंसीडर की जाती है। साथियों, ये पूरी जानकारी 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच की है। बात कहते हैं 1971 की है, जब बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। आज के जो बांग्लादेश के हालात हैं वो गृह युद्ध से कम नहीं हैं, लेकिन उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उस पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान बंगाली मुसलमानों को पीटता था, मारता था, ये मानते हुए कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। ऐसे में उनके साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, अपनी संसद में यानी पाकिस्तानी संसद में बंगाली मुसलमानों को ना मिल रहा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, बंगाली मुसलमानों के अंदर एक प्रकार का विद्रोह पैदा कर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान इसकी आवाज बन रहे थे, जो शेख हसीना के फादर थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल को एक अलग देश बनाने की ठानी और उनकी इस चाह को पूरा किया भारत ने, और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर ही दम लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में इन बिटवीन जो चल रहा था वही कहानी आज के लिए जरूरी है। कहते हैं कि जिस दौर में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल हुआ करते थे एस नंदा। वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिले और जाकर के उन्होंने पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? क्या हम कराची बंदरगाह पर हमला कर सकते हैं? कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने आपसे सवाल किया कि नंदा साहब, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो आपने कहा कि 1965 में भारतीय नेवी को आदेश था कि वो केवल डिफेंस करेगी, अटैक नहीं करेगी। तो क्या हम अटैक कर सकते हैं? असल मायने में 1965 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसे भारत जीता था, लेकिन उस समय पाकिस्तान की नेवी ने भारत के गुजरात तट पर हमले किए थे और उन हमलों के दौरान भारतीय नेवी ने अपने आप को कुछ कमतर ही पाया था, या ये कहिए कि हम हमला करने की उस स्थिति में नहीं थे कि जैसे वो हम पर हमला करके चले गए, हम रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान पर जाकर हमला कर दें। ऐसे में हम अपने क्षेत्र की बचाव में ही थे। इसलिए नंदा साहब ने जब यह पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या हम उन पर हमला कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए हामी भरी और कहा कि जब युद्ध है तो युद्ध है। इफ देयर इज ए वॉर देन देयर इज ए वॉर। अगर युद्ध है तो युद्ध है और जाइए और प्लान कीजिए। कहते हैं इसी आदेश के कारण 4 दिसंबर 1971 को
स्ट्राइक का प्लान किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कराची प्लान किया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। लेकिन यह सब हुआ कैसे, इसकी पटकथा क्या है? और 1971 में जो यहां पर गृह युद्ध की स्थिति पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें तैयार हुई, तो पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत इंटरफेरेंस कर रहा है पूर्वी पाकिस्तान में और बांग्लादेश की बनाने की चाह रखता है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपना दुश्मन भारत को माना। 23 नवंबर 1971 को उस समय के राष्ट्रपति याह्या खान ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और अपने देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। जैसे ही यह ऐलान हुआ, भारतीय नेवी ने कराची को टारगेट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 1 दिसंबर 1971 को कराची पर हमले का आदेश होता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि यहां पर जब हमारे खिलाफ युद्ध की मंशा लेकर पाकिस्तान स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया, तो उस समय खूब सारे गुप्त सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह पर इंटेलिजेंस के माध्यम से आदान प्रदान हुआ। पता चला कि पाकिस्तान निश्चित ही भारत पर हमला करने की तैयारी करेगा। इस बीच में नेवी अपनी तैयारी शुरू करती है और इस तैयारी में कराची पर 3 मोबाइल बोट्स INS निपात, INS वीर और INS निर्घट को अटैक करने के लिए तैयार किया जाता है। 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से कराची के लिए निकल जाता है। वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ SN कोहली अपनी पुस्तक वी डेयर्ड में लिखते हैं कि 23 नवंबर के बाद 3 मिसाइल बोट को गश्त करने के लिए गुजरात के ओखा तट पर रखा गया था। उन्होंने ओखा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। चूंकि बेड़ा कराची से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, मतलब गुजरात से अगला स्टॉप ही कराची है, तो ऐसे में एक लाइन बनाई गई ताकि दुश्मन देश की नेवी के साथ कोई टकराव नहीं हो और पता चल जाए कि बॉर्डर क्रॉस करके कौन हमारी तरफ आ रहा है। पाकिस्तानी अफसरों ने भी कराची जाने वाली सभी व्यापारिक जहाजों को सूर्यास्त और भोर के बीच 75 मील के भीतर बंदरगाह तक नहीं आने की चेतावनी दी। यह माना जाएगा कि अगर कोई जहाज आ रहा है तो फिर वो पाकिस्तान पर हमला करने आ रहा है। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। बिल्कुल यहां गुजरात का ओखा तट है और इसके साथ में यहां पर कराची बैठा हुआ है, तो बिल्कुल इस जगह पर हमारे जहाज खड़े हैं, इन पर नजर लगा करके कि अब कुछ भी होगा तो प्लानिंग किस तरह से होगी। अब 4 दिसंबर की रात हमले के लिए 3 मिसाइल बोट कराची पहुंचती हैं। होता क्या है कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना भारत के कई सैन्य अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर देती है और उस एयर स्ट्राइक के होते ही भारत के बहुत सारे ठिकानों पर, विशेष रूप से भारत के अंदर तक, मतलब आगरा तक, भारत के अंदर, भारत के आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर भी पाकिस्तान की तरफ से एयरफोर्स का हमला हो जाता है। भारत की प्रधानमंत्री बोलती हैं, इंदिरा गांधी बोलती हैं कि हम पर हमला हो चुका है। ऐसे में मतलब श्रीनगर है, पठानकोट है, इन सभी, अवंतीपुरा है, इन सब पर पाकिस्तानी हमले होने लग जाते हैं। इधर से फिर नेवी को ऑर्डर दिया जाता है कि अब आप जाइए, आप अपने हमले की प्लानिंग करिए। भारत युद्ध का ऐलान कर देता है। 4 दिसंबर 1971 की रात 3 मिसाइल बोट, यानी आज ही की रात 3 मिसाइल बोट जिन्होंने हाल ही में रशिया से प्रैक्टिस की है, INS निपात, INS वीर और INS निर्घट, कराची पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको 2 फ्रिगेट INS किल्तान और कछाल करके ले जा रहे हैं, टो करके ले जा रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं। एक एरो टाइप की स्ट्रक्चर बनाई जाती है कुछ इस प्रकार से और इन्हें खींचकर आगे ले जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक चल नहीं सकती हैं। इंडियन नेवी का दल कराची से 40 किलोमीटर दूर था, तभी उन्हें रडार पर एक हलचल दिखाई देती है। हलचल में पाकिस्तानी युद्धपोत PNS खैबर की पताई चलती है कि PNS खैबर खड़ा है, उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। PNS खैबर वही युद्धपोत था जिसने 1965 में भारत के तटों पर हमला किया था। PNS खैबर की जैसे ही जानकारी मिलती है कि यह कराची तट पर खड़ा है, बस इसी समय पर हमारी तरफ से रात ठीक 10:40 पर INS निपात पर मौजूद स्क्वाड्रन कमांडर बबरू यादव INS निर्घट को अपना रास्ता बदलकर पाकिस्तानी युद्धपोत पर हमला करने का आदेश दे देते हैं। PNS खैबर इंडियन नेवी की रेंज में आ जाता है। INS निर्घट उस पर मिसाइल से हमला कर देता है।
पीएनएस खैबर जितनी देर में यह समझ पाता उस पर हमला होना शुरू हो गया था, लेकिन मिसाइल रुक नहीं रही थी। उधर से पीएनएस खैबर एयरक्राफ्ट गन चला रहा था अंधेरे में कि मुझ पर हमला तो हो रहा है लेकिन हो कहां से रहा है नहीं पता। हवा में यह मिसाइलें अपनी चला रहा था लेकिन इस पर हमला हो रहा था। पीएनएस खैबर इन हमलों से हिल गया और उसके बॉयलर रूम के अंदर भीषण आग लग गई। और इस भीषण आग के बाद वहां के मौजूदा जवानों को नहीं पता चला कि यह हमले की दिशा और दशा भविष्य की क्या होने वाली है। परिणाम यह निकला कि पीएनएस खैबर पाकिस्तानी नौसैनिकों का यह जहाज 11:20 पर दूसरी मिसाइल हमले में पूरी तरह खत्म हो जाता है और 222 पाकिस्तानी जवान इस पीएनएस खैबर पर खड़े खड़े पानी में डूब जाते हैं। यह वो तस्वीर है जिस पीएनएस खैबर ने कभी भारतीय तट पर हमला किया था। उस पीएनएस खैबर पर हुए हमारे मिसाइल बोट के हमले में यह पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाता है। आग लगती है और यह डूब जाता है। रात आगे बढ़ती है। आईएनएस निपात का सामना फिर एक और अज्ञात पोत से होता है। पता चलता है यह अज्ञात पोत अमेरिकी हथियारों को लेकर पाकिस्तान जा रही है। नाम है एमवी वीनस चैलेंजर। यह पाकिस्तान हथियार लेकर आ रही है, लेकिन निपात ने यहां पर हमला कर दिया होता है। इसी बीच में निपात के हमले से यह चैलेंजर भी तबाह हो जाता है, तो शाहजहां पर भी हमले कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान का पीएस मुखाफिज हो या एमवी वीनस हो या पीएनएस खैबर हो, यह लगातार पानी में डूबने लगते हैं। भारतीय मिसाइल बोट्स के हमले से लगातार हुए हमले में यह पाकिस्तानी पोत धमाधम पानी में डूबने लगते हैं। सुर्खियां बनने लगती हैं कि 2 पाकिस्तानी वॉरशिप डूब गए हैं, एक सबमरीन डूब गई है और रात को ही कराची पोर्ट पर हमला कर दिया जाता है। यानी कि हमारी इन्हीं मिसाइल अटैक करने वाली बोट्स ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया था। रात 11:20 था। आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर हमला किया। मुहाफिज डूबता है, 33 जवान पानी में डूबते हैं। आईएनएस निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता है, पर कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से महत्वपूर्ण भी था। क्यों? क्योंकि यहीं पर नेवी का हेडक्वार्टर भी था, तो तेल का भंडार भी था। मिसाइल बोट्स को कराची की तरफ जाता हुआ देखकर ज्यादा से ज्यादा मिसाइल दागने के आदेश दिए जाते हैं। आईएनएस निपात रडार में जैसे ही तेल टैंक को देखता है, 2 मिसाइलें दागता है। पहली मिसाइल चूकती है और दूसरी मिसाइल इस कराची पोर्ट पर तेल टैंक में जाकर फटती है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तेज विस्फोट होता है कि वो 60 किलोमीटर दूर से विजिबल होने लगता है कि कराची पोर्ट को जला दिया गया है। इस पोर्ट पर लगी आग को बुझाने में अगले 4 दिन लगते हैं। इस पर बकायदा 2017 में भारतीय नेवी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जारी करके बताती है कि हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट किस तरह कंप्लीट हुआ, हमने कैसे कराची पोर्ट को तबाह किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के इसी कारनामे की वजह से 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो आज हमारी नेवी अपनी उस रात के कारनामों को याद करके नेवी डे का सेलिब्रेशन करती है, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट इस कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए ही था, जो पूरे 5 दिन तक चला। यहां से शुरू हुआ यह कार्यक्रम चलता रहा। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब सरेंडर कर दिया, इनकी तरफ से पाकिस्तान के ए.के. नियाजी ने जब टेबल पर बैठकर ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपनी सेना के साथ, हजारों की लाखों की सेना के साथ इस तरह का सरेंडर किया, तब जाकर के पाकिस्तान का टुकड़ा हमने किया। तब जाकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, इनके गिरफ्तार सैनिकों को वापस भेजा और भारत ने अपनी युद्ध पताका लहराई। साथियों, ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्लान किया था, लेकिन इतनी शर्मिंदगी के साथ सरेंडर होकर लौटना पड़ा। आज वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने बनाया था, बांग्लादेश को लिबरेट किया था, लेकिन आज यहां पर इस प्रकार के कबूतर राज कर रहे हैं जो अपना इतिहास भूल चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर केवल तरस आता है। मन करता है कि इन्हें आशीर्वाद दे दें कि जाओ बेटा, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे फिर से मना दें, लेकिन अब करें क्या, इस इंतजार में कि ये एक दिन फिर सुधरेंगे, ये लोग एक दिन वापस रास्ते पर आएंगे। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं जब बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, भारत हो सके तो उसे रद्द कर दे, कहे कि अब पूर्वी बंगाल नहीं,
पश्चिम बंगाल नहीं, अब हम एक हैं और पूरा बंगाल हमारा है। इंतजार की घड़ियों के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।